गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पैडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं सह संबंध कोरिलेशन। अब तक हम लोगों ने कोरिलेशन के अवधारणा को समझा था। आज हम देखेंगे कि इतिहास का विभिन्न विषयों के साथ सह संबंध। हमारा जो टॉपिक है ना, इतिहास का विभिन्न विभिन्न विषयों के साथ सह संबंध। आज हम देखने वाले हैं इतिहास का भूगोल के साथ सह संबंध क्या है। जहां तक बात कही जाए इतिहास और भूगोल की, तो ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित विषय हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। और यही कारण था कि जॉनसन ने इतिहास और भूगोल के कोरिलेशन सह संबंध के बारे में कहा था कि सामान्य ज्ञान व भूगोल इतिहास के क्षेत्र हैं। सामान्य ज्ञान और भूगोल ये दोनों ही इतिहास के ही क्षेत्र हैं। यानी कि इन दोनों की कल्पना एक दूसरे के बिना नहीं की जा सकती है। क्यों कि जब हमको इतिहास की किसी भी प्रसंग को या इतिहास की किसी भी घटना को पढ़ना होता है, तो हमें उससे संबंधित भौगोलिक वातावरण के बारे में जानकारी होना अनिवार्य होता है। तो यही कारण है, जैसे हम कह रहे हैं कि हमने ये कहा जाए कि हमने किसी शासक, जैसे इतिहास में मानवीय कार्य, क्योंकि जब इतिहास की जब बात आती है तो इतिहास में मानवीय कार्यों का लेखा जोखा होता है ना। मानवीय कार्यों का लेखा जोखा होता है। और भूगोल के अंदर प्राकृतिक वातावरण का भूगोल में प्राकृतिक वातावरण का लेखा जोखा होता है। लेकिन इस प्राकृतिक वातावरण पर मानवीय कार्यों की व्याख्या होती है। यानी कि यहाँ पर भूगोल के अंतर्गत, जैसे इतिहास के अंतर्गत मानवीय कार्यों का लेखा जोखा होता है, वहीं पर भूगोल के अंदर प्राकृतिक वातावरण का लेखा जोखा होता है। लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण का जो प्रभाव मानव पर है, उससे संबंधित जानकारी पर चर्चा होती, इसीलिए यहाँ पर मानवीय कार्यों की व्याख्या। है ना। यानी कि जब हम इनकी दोनों की बात करते हैं तो इतिहास क्या है, मानवीय कार्यों का लेखा जोखा, और भूगोल क्या है, प्राकृतिक वातावरण का। लेकिन उसके अंदर मानवीय कार्यों की व्याख्या की जाती है। यानी कि मानवीय कार्य प्रकृति से प्रभावित होकर या प्रकृति के माध्यम से जो मानवीय कार्य किए जाते हैं या उस पर प्रभाव होते हैं, उससे संबंधित हम जानकारी इसमें हासिल करते हैं। फिर अगली बात जो है, इतिहास में मानवीय तत्व इतिहास में मानवीय तत्व के समतुल्य
समतुल्य भौगोलिक तत्व, समतुल्य भौगोलिक तत्व महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर भूगोल और इन दोनों के बीच में सहसंबंध इन चीजों से की जो घनिष्ठता है वो चीज अपने आप में स्पष्ट हो जाती है कि इतिहास में मानवीय तत्वों के समतुल्य समतुल्य भौगोलिक तत्वों को महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि इतिहास में जितना मानवीय तत्व महत्वपूर्ण है उतना ही भौगोलिक तत्व भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने कहा कि महाराणा प्रताप या शिवाजी छापामार युद्ध लड़ा करते थे या गोरिल्ला युद्ध लड़ा करते थे। अब ये गोरिल्ला युद्ध वहां की भौगोलिक परिस्थितियां अगर वैसी ना होती तो वे ना तो ये छापामार या फिर गोरिल्ला युद्ध कर पाते, क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां ही ऐसी थी कि वहां पहाड़ी हिस्से थे और वहां पहाड़ियों के बीच में छुपकर गोरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो जितना मानवीय तत्व महत्वपूर्ण है उतना ही भौगोलिक तत्व भी महत्वपूर्ण माना जाता है, या उसमें उतना ही भौगोलिक तत्व भी महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें बात आती है कि जब हम इसकी कोरिलेशन की बात करते हैं तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि ये दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना मतलब एक के बिना दूसरे को समझना आसान नहीं है, इसीलिए इन एक दूसरे के पूरक माने जाते। तो यहाँ पर इसका जो कोरिलेशन हमको बनाना है तो इस कोरिलेशन के लिए हम किस तरह का सहयोग ले सकते हैं, तो उसमें आता है उपकरण। अब उपकरण में हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, हमें पता है, जैसे मानचित्र, चार्ट, मॉडल, रेखा चित्र, ये ना सारी चीजें मानचित्र, चार्ट, मॉडल, रेखा चित्र, अन्य प्रकार के चित्र, संदर्भ, ऐसी बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो कि हमें इतिहास को समझने में सहयोग करते हैं। जैसे कि हमको किसी स्थान की दूरी तय समझनी है, भौगोलिक स्थिति को समझना है, तो हमें इन सब के लिए भूगोल के इन उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब इतिहास को समझा, जैसे हमने कहा कि हम अकबर के साम्राज्य विस्तार को समझ लें, साम्राज्य विस्तार को समझने के लिए बहुत अनिवार्य है कि हमको मानचित्र का सहारा लेना पड़ेगा। और जब हम मानचित्र का सहारा लेते हैं तो केवल बोल देने से बात से केवल हम एक बिना मानचित्र के सहयोग के हम केवल क्षेत्रों के बारे में बता सकते हैं या राज्यों के नाम बता सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण राज्य को जीता गया हो। तो ऐसे में साम्राज्य विस्तार के लिए मानचित्र एक सबसे सशक्त साधन है जो हर क्षेत्रों को बहुत बारीकी से पॉइंट आउट करके और सही सिचुएशन, सही परिस्थिति बालक को समझने में सहयोग प्रदान करता है। इसीलिए जो भौगोलिक उपकरण है या भूगोल के जो उपकरण है वे इतिहास को समझने या पढ़ने में बहुत घनिष्ठ रूप से सहयोग प्रदान करते हैं। लेकिन आवश्यकता किस बात की है कि इनका निर्माण बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम इनका निर्माण करते हैं, जैसे मानचित्र है, मानचित्र का सही पैमाने के आधार पर निर्माण किया जाना चाहिए। अगर जरा सा भी गलत हो जाता है तो निश्चित है कि राज्य की सीमा कम या ज्यादा हो सकती है या देश की सीमाएं कम या ज्यादा हो सकती है, जो कि बालक को गलत इंफॉर्मेशन या गलत सूचना पहुंचा सकती है। इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक सही जो उपकरण है उनका निर्माण किया जाना आवश्यक है। फिर अगली बात जो आती है वह है सह संबंध के उपयुक्त अवसर। उपयुक्त
सह संबंध की बात आती है तो निश्चित है कि सह संबंध स्थापित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमें जहां उसकी आवश्यकता है, यानी कि उपयुक्त स्थान पर, जिस जगह पर हमें उस सह संबंध की आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार ही हमें सह संबंध का उपयोग करना चाहिए, समवाय का उपयोग करना चाहिए। अगर हम आवश्यकता से अधिक सह संबंध का उपयोग करते हैं तो मूल विषय से भटक जाने की संभावना रहती है और बालक सही बात को समझ नहीं पाता है। इसीलिए आवश्यक है कि आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त स्थान व उपयोगी हो। ठीक है ना, उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही वह उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि हम अकबर के साम्राज्य विस्तार को पढ़ा, तो उसमें हमने उसकी साम्राज्य नीति को पढ़ा है, तो नीति के समय मानचित्र की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम विस्तार क्षेत्रों को समझा रहे हैं तब हम उस मानचित्र को खोलेंगे, लटकाएंगे, बातों को समझाएंगे और फिर जब वो बात फिनिश हो जाती है उसके बाद उसे समेट कर रख दिया। लेकिन अगर अनावश्यक रूप से इसको शुरू में ही टांग दिया गया, वही लटका हुआ है, तो निश्चित है कि बालक उसमें भ्रमित हो सकता है, उसे बात समझ में नहीं आएगी और या वो सारा ध्यान उसका उसी मानचित्र के ऊपर लगा रहेगा। तो शिक्षक क्या बोलना चाह रहा है वो चीज बालक को सुनाई नहीं देती, इसीलिए उसका बहुत उपयुक्त और सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। फिर इसकी उपयोगिता में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो है सूचनाओं को जानने के लिए, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सद्भावना। क्यों कि हम जैसे अपने राष्ट्र का मानचित्र है उसको समझना, उसकी सीमा, उसके क्षेत्र, उसके राज्यों की सांस्कृतिक और जो वातावरण है, उसकी आर्थिक और जितनी भी क्षमता है उनके बारे में हम समझ सकते हैं। वही चीज अंतरराष्ट्रीय, जिससे कि आपस में जब हम इन चीजों को देख समझ पाते हैं, क्योंकि हम हर क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से जाकर संपर्क नहीं कर सकते, तो ऐसे में आवश्यक होता है कि हम मानचित्र के माध्यम से उस चीज को समझ और लक्ष्य एक दूसरे के प्रति जुड़ने की जो समस्त प्रयास है वो कर सकते हैं। ऐसे में एक तरह से कहा जाए कि सद्भावनापूर्ण वातावरण का निर्माण हो पाता है। अगला हम देखते हैं कि इतिहास और नागरिक शास्त्र के बीच में, इतिहास व नागरिक शास्त्र। अब जिस तरह से हमने कहा कि भूगोल और इतिहास के बीच में घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे के बिना कल्पना एक दूसरे की नहीं की जा सकती, वही स्थिति नागरिक शास्त्र के साथ भी है। नागरिक शास्त्र अमूमन देखा जाए तो इतिहास में से ही निकला हुआ विषय है, अर्थात कि नागरिक शास्त्र को की कल्पना जब हम करते हैं, उसके बारे में जब चर्चा करते हैं, तो हमारी जो भी जानकारी है वो हमको इतिहास से ही प्राप्त होती है, क्योंकि इतिहास के अंदर जो भी मानवीय क्रियाएं या कार्यों का हम अध्ययन करते हैं वे राजनीतिक विज्ञान के विषय होते हैं, राजनीतिक पक्ष होते हैं, राजनीतिक उठापटक जिसको हम कह सकते हैं उससे संबंधित, क्योंकि जितनी भी राजनीतिक उठापटक होती है उसी से आधारित सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार का वातावरण या क्रियाएं प्रभावित होती हैं। इसीलिए नागरिक शास्त्र का इतिहास के साथ घनिष्ठ संबंध देखा जाता है। तो वही बात है कि जहाँ इतिहास में मानवीय क्रियाओं का उल्लेख जोखा होता है, वहीं नागरिक शास्त्र के अंदर राजनीतिक पहलुओं का राजनीतिक पक्षों या राजनीतिक पहलुओं का हम अध्ययन करते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि जहाँ इतिहास में मानवीय क्रियाएं होती हैं तो वे समस्त क्रियाएं जो राजनीति पर आधारित होती हैं उनका अध्ययन हम नागरिक इसके साथ करते हैं। ठीक है, फिर नागरिक शास्त्र मानवीय कार्यों का नागरिकों के मतलब जो भी नागरिक शास्त्र के अंतर्गत जितने भी उन मानवीय कार्यों का अध्ययन करते हैं, उन मानवीय कार्यों का अध्ययन होता है जो कि
नागरिकता के रूप में सामाजिक विकास करते हैं। नागरिकता के रूप में सामाजिक विकास करते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ ये बात सही देखने की है कि ना जहाँ ना मानवीय कार्यों की जहाँ चर्चा की जाती है वो किस आधार पर चर्चा की जाती है, नागरिकता के रूप में सामाजिक कार्य, यानी कि एक नागरिक के रूप में, देश के एक नागरिक के रूप में सामाजिक कार्यों के संबंध में चर्चा की जाती है नागरिक शास्त्र के अंतर्गत। फिर नागरिक शास्त्र के सिद्धांतों का निर्माण ऐतिहासिक विकास के क्रम पर आधारित है। नागरिक शास्त्र के सिद्धांतों का निर्माण ऐतिहासिक विकास क्रम ऐतिहासिक विकास क्रम पर आधारित है, ठीक है ना। यानी कि नागरिक शास्त्र के जो भी सिद्धांतों का निर्माण होता है वो इतिहास पर ही आधारित होता है, यानी कि इतिहास से ही निकलता है, क्योंकि पहले क्या घटित हो चुका है, वो किस प्रकार से था, वो अनुभव जिनकी हमें आवश्यकता होती है सिद्धांत के निर्माण में, वे सभी अनुभव हमें ऐतिहासिक विकास के क्रम से ही प्राप्त होते हैं, या इतिहास से ही हमें वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर बाद में आता है इतिहास की विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली, यानी कि इसके नागरिक शास्त्र की और इतिहास में हम विभिन्न शासन प्रणाली ठीक है ना, इनका हम अध्ययन करते हैं। तो ऐसे में हमें तो कहा जाए कि शासन प्रणाली नागरिक शास्त्र का विषय है, इतिहास के में उसकी हमें चर्चा करने या उसको समझने का हमें अवसर मिलता है। तो एक तरह से देखा जाए तो इतिहास के माध्यम, इतिहास और नागरिक शास्त्र के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि इतिहास को समझने के लिए, क्योंकि इतिहास में अधिकांश रूप से राजनीतिक घटनाएं ही घटित होती हैं और उन्हीं के बारे में हमको अध्ययन और चर्चा करने का रहता है। फिर बाद में है इसके उचित अवसर, सह संबंध के उचित अवसर, फिर वही बात रिपीट करनी है कि जहां पर आवश्यकता है वहीं पर हमें उसका उपयोग करना है, अनावश्यक रूप से हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। नागरिक शास्त्र का से संबंधित सूचनाओं का हम कहाँ उपयोग करेंगे, जैसे किसी की शासन प्रणाली को समझाना है, हमको उनके शासन व्यवस्थाओं को समझाना है, उनके सरकार के किसी विशेष अंग, संविधान आदि के बारे में आपको जो कुछ भी समझना है, समझाना है, या किसी की राजनीतिक नीति के बारे में समझना है, तो हम नागरिक शास्त्र का सहारा लेंगे। फिर उपकरण जहां तक बात आती है, इसके उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं, तो वही है प्रशासन, संविधान, प्रशासन, संविधान, नागरिक अधिकार, कर्तव्य, ठीक है ना, राजस्व सिद्धांत, ठीक है, ये इसके उपकरण है। इनसे संबंधित चार मॉडल, ठीक है ना, रेखा चित्र, चित्र, स्रोत, स्रोत आदि, इस संदर्भ
ये सारे इसके उपकरण हैं जो कि इन पर आधारित होने चाहिए और इन्हीं के माध्यम से हम इसका उपयोग या कहा जाए कि सह संबंध स्थापित कर सकते। आशा करती हूँ कि मेरी बात समझ में आई होगी। तो इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि इतिहास का भूगोल व नागरिक शास्त्र से सह संबंध को समझाइए। अपने प्रश्न को इस प्रश्न के साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से निकलें, घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।